हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार पीसीएस दीदी यानी कि बीपीएससी दीदी। आज जो हिस्ट्री जीएस 1 के अंडर हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर को मल्टीपल टाइम्स पीवाईक्यूज में पूछा गया है। तो पीवाईक्यूज हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले पूछा गया है 69th और 70th यानी कि बैक टू बैक 2 साल से अभी एज अ शॉर्ट नोट के फॉर्म में आ रहा है ये सवाल। जहाँ पे डायरेक्टली जो क्वेश्चन आपको गिवन है वो ये है कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न एज। तो बेसिकली यू हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न एज। तो 2 बार से ही एज एन 8 मार्कर क्वेश्चन आ रहा है और उससे पहले ही एज अ 38 मार्कर क्वेश्चन आता रहा है। जहाँ पे जो मतलब मेनली जो क्वेश्चन का एलिमेंट जो पूछा गया है वो है डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न आर्ट 67th में, डिस्कस द फीचर्स ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड इट्स रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म। तो ये रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म वाला पार्ट सिर्फ 64th में पूछा गया था, बट ये हमें एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन दे देता है। देन थ्रो लाइट ऑन मॉडर्न आर्ट एंड एनालाइज इट्स इम्पैक्ट ऑन बिहार। तो अगेन एक और नया डायमेंशन इज व्हाट, एनालाइज इट्स इम्पैक्ट ऑन बिहार। ये 60 to 62 वाले पेपर में आया था। देन डिस्कस द सेलियंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न आर्ट, सेम है। एनालाइज द सेलियंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, critically examine the chief characteristics of modern art, identify the main features of modern art found in Bihar, and what are the distinctive features of modern sculpture। ठीक है, तो मोर और लेस ज्यादातर क्वेश्चंस में कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स के बारे में ही पूछा गया है। सिर्फ 2 बार हमें डिफरेंट डायमेंशन देखने को मिलते हैं। एक बार तो एनालाइजिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन बिहार जो 60th एंड 62nd के टाइम पे था, एंड एक बार इट्स रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म। तो जब हमें नोट मेकिंग करनी है तो इंट्रोडक्शन वगैरह प्रोवाइड करने के बाद जो मेनली हमारा फोकस होना है वो होना है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स रहे हैं मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के, उस पर हमें फुली फोकस करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट अब टॉपिक हम डील कर लेंगे वो होगा रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बिहार फॉलोड बाय कंक्लूजन। तो ये हो गए हमारे मेनली कुछ सब टॉपिक्स जिसपे हमें फोकस करते हुए चलना है। तो एक एक करके इन्हें भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको देना है। इंट्रोडक्शन हमेशा की तरह जैसे मैंने बोला है कि कैची होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे टाइम प्लेस से रिलेटेड वाला जो एलिमेंट मैंने स्टार्टिंग के क्लासेस में आपको बताया था वही यहाँ पे फॉलो करते हुए चलना है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न एम्पायर कब हुआ था, 321 बीसी में बाय चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोकल इंडियन आर्ट फॉर्म्स एज वेल एज पर्शियन इन्फ्लुएंस इसके ऊपर देखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप इसको बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि परमानेंट आर्ट एंड क्राफ्ट ट्रेडिशन स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस एज एंड इट इज इन कंटिन्यूएशन टिल नाउ। तो बेसिकली कि एंशियंट इंडिया में सबसे पहली बार जो प्रॉपर आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो कल्चर स्टार्ट हुआ था वो इस्टेब्लिश ही हुआ ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इसकी वजह हम बैकग्राउंड में दे सकते हैं कि बिकॉज इट वाज अ सेंट्रलाइज्ड एम्पायर। ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड था, इसी वजह से बाकी सारी चीजों को डेवलपमेंट के लिए भी टाइम और स्पेस मिल पाया। देन दिस डायग्राम बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको ब्रीफली एक बार बताने को मिल जाएगा कि मॉडर्न आर्ट के अंदर आप क्या क्या डिस्कस करने वाले हो। और अगर आप इस तरीके से डायग्राम बना करके चलते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली याद भी रहेगा कि कौन से फीचर के बाद हमें क्या नेक्स्ट मेंशन करते हुए चलना है। ठीक है, तो मॉडर्न आर्ट को हम डिवाइड करते हैं इनटू कोर्ट आर्ट एंड फोक आर्ट। तो कोर्ट आर्ट वो हो गया जो भी कोर्ट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटीज होती थी, जहां पे भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कोर्ट का जिसे कहते हैं एक तरीके से सहयोग होता था। ठीक है, पैट्रोनेज प्रोवाइड होता था। तो उसमें आ गया पैलेसेस, पिलर्स, विहारास एंड स्तूपास। अब फोक आर्ट वो जो पॉपुलर आर्ट फॉर्म होते थे लोगों के बीच, उसमें आ जाती है पॉटरी एंड स्कल्पचर। ठीक है, फोक आर्ट का मतलब ये नहीं है कि वो कोर्ट आर्ट से रिलेटेड नहीं हो सकता है, बट इट वाज डेवलप्ड इंडिविजुअली। ठीक है, तो सबसे पहले फिर हम इंट्रोड्यूस करेंगे कोर्ट आर्ट को। तो कोर्ट आर्ट वाज द वर्क फॉर पॉलिटिकल एज वेल एज रिलीजियस रीजंस। ठीक है, उसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा पैलेसेस। अब यहाँ पे आपको आता है कि कितने बेस्ट तरीके से आप इन चीजों को डिस्क्राइब कर पाते हैं विद द एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जांपल्स का होना यहाँ पे बहुत जरूरी है, अदरवाइज फीचर्स जो है वो सारे लोग सेम ही डिस्कस करके आएंगे। तो पैलेसेस में सबसे पहले हो गया इट वाज द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड। ऐसा किसने बोला था, ये स्टेटमेंट दी गई थी बाय मेगास्थनीज। गॉड गिफ्टेड मॉन्यूमेंट्स थे जो मॉडर्न एम्पायर के पैलेसेस थे, ये डिस्क्रिप्शन दिया था फाहियान के थ्रू। 80 पिलर्ड वुडन पैलेस जो है कुम्भरहार का, ये तो मतलब मस्ट है। अगर ये आपने एग्जांपल में नहीं डाला तो फिर क्या डाला। देन वुड से किस तरीके से स्टोन का अडॉप्शन होता चला गया कि इनिशियली पहले सीलिंग्स और फ्लोर्स जो होते थे वो वुडन बनाए जाते थे, देन ग्रेजुअली मॉडर्न पीरियड में ही उनका ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम वुड टू स्टोन। ठीक है, इसके बाद इसमें आप 2-4 चीजें और जो इससे पैलेसेस से रिलेटेड फीचर्स वगैरह हैं उन्हें ऐड करेंगे। और एक अच्छा इनरिच पैराग्राफ होना चाहिए आपके पास पैलेसेस के लिए, या फिर पॉइंटर्स फॉर्म में, जैसा भी आपको सुटेबल हो। देन कम्स द पिलर्स। ठीक है, तो जो ट्रेडिशन था पिलर इरेक्शन का, जो ट्रेडिशन था वो स्टार्ट ही हुआ मॉडर्न पीरियड में। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। सिंगल पीस ऑफ रॉक एंड स्टोन यूज किए जाते थे, मतलब ऐसा नहीं था कि छोटे छोटे टुकड़ों को असेंबल करके बनाया जा रहा है। इट वाज अ सिंगल पीस ऑफ
ईदर रॉक और स्टोन, जिसमें मोस्टली रेड सैंडस्टोन यूज किया जाता था। एंड अशोका के टाइम पे ये जो पिलर्स थे दे बिकेम द सिंबल ऑफ स्टेट। अब यहाँ पे जो मैंने रेड कलर से मार्क कर रखा है इसे आप बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस में भी डाल सकते हैं, इसलिए अलग से मार्क किया है कि द पिलर्स वर मेनली कंस्ट्रक्टेड टू डिसेमिनेट बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी एंड कोर्ट ऑर्डर्स। ओके, कहाँ कहाँ मिलते हैं अब ये आपके ऊपर का काम हो जाता है कि फाउंड एट में आपको एग्जांपल्स देखने हैं कि जो जितने भी पिलर्स हैं वो कहाँ मिलते हैं, जैसे लौरिया नंदनगढ़ हो गया, रामपुरवा हो गया, वैशाली हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देकर के लिखना है। कंपेरिजन करना है थोड़ा सा विद पर्शियन पिलर्स, ठीक है, क्योंकि अक्सर कई बार ये बोला जाता है कि जो अशोकन पिलर्स थे या मॉडर्न पिलर्स थे वो कॉपी थे पर्शियन पिलर्स के, बट अगर हम उनका कंपेरिजन करके देखेंगे तो देयर वर मेजर डिफरेंस। जैसे कि अगर हम पर्शियन को देखते हैं और अशोकन पिलर्स को देखते हैं तो ये जो थे ये सिलिंड्रिकल होते थे, ठीक है। अशोकन पिलर्स वर टेपर्ड, ठीक है, टेपर्ड शाफ्ट हुआ करता था इसमें। ये छोटे छोटे पीसेस को ज्वाइन करके बनते थे। इसमें मोनोलिथिक स्टोन या फिर रॉक यूज किया जाता था, जैसे कि मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया। यहाँ पे मोस्टली ह्यूमन कैपिटल होता था। अब ह्यूमन कैपिटल क्या, ये जो पार्ट होता है ये ह्यूमन फिगर्स होते थे इसमें, और अशोका में एनिमल फिगर्स होते थे। जैसे कि हम देखते हैं ना कि सारनाथ का जो पिलर है उसके ऊपर लायन कैपिटल है या कहीं पे एलिफेंट कैपिटल है, तो एनिमल फिगर्स होते थे। देन इसका जो एबेकस सॉरी बेस था वो बेल शेप्ड था, बेल शेप्ड बेस हुआ करता था। और यहाँ पे कोई बेस ही नहीं है, मतलब डायरेक्टली जो पिलर है वो डायरेक्टली इस तरीके से स्टैंड कर रहा है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर बेस नहीं प्रोवाइड कर रहा जा रहा था। अब देखिए उसी के साथ में मैंने छोटा सा यहाँ पे इसीलिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक डायग्राम भी शो कर दिया, बिकॉज अगर आप पिलर्स मेंशन कर रहे हैं तो पिलर का डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिमिलरली स्तूपा ड्रॉ कर रहे हैं तो स्तूपा का डायग्राम बनाना, ये दो जो है ये मतलब मस्ट है जिनका आपको डायग्राम ड्रॉ करना ही करना पड़ेगा। अब देखिए मोनोलिथिक शाफ्ट हो गया ये, देन बेल शेप्ड कैपिटल है, अबैकस है, और उसके ऊपर एनिमल फिगर है। तो ये फीचर्स है मेनली जो चीजें मतलब हाईलाइट होती हैं वो है अशोकन पिलर्स के फीचर्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है विहारास। अब विहारास क्या, आर्ट ऑफ मेकिंग रॉक कट केव्स। तो ये वाला ट्रेडिशन भी मॉडर्न पीरियड के टाइम से ही बहुत ज्यादा एनहांस हुआ, ठीक है। हार्ड ग्रेनाइट रॉक्स यूज की जाती थी, रेक्टेंगुलर शेप में उनको काटा जाता था सो दैट वो एक विहारा की शेप ले ले। और मोस्टली जो मॉन्क्स थे आजीविका सेक्ट के, उनके ठहरने के लिए ये इंतजाम कराए जाते थे। जैसे कि इसमें एग्जांपल हम देख सकते हैं 12 नागार्जुनी केव्स जो हिल्स हैं वहां के एग्जांपल में अशोका ने और दशरथ ने ये विहारास रॉक कट आर्किटेक्चर केव जो थी ये डेडिकेट करी थी मंक्स के लिए। फ्रंट पार्ट जो होता था वो रिलीजियस गैदरिंग में यूज किया जाता था, एंड बैक साइड वाज यूज्ड एज फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस, ठीक है। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। अब वही एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखा है जो मैंने भी मेंशन कर दिए, जैसे कि बाराबार नागार्जुनी हिल्स है उसमें आप मेंशन कर सकते हैं, सुदामा केव्स हैं, ऋषि केव्स हैं, लोमास ऋषि केव्स हैं। इन सारी केव्स का एग्जांपल देते हुए हम इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। देन कम्स स्तूपास। अब स्तूपास क्या होते थे, ये बरियल माउंट्स होते थे। तो जरूरी नहीं है कि इनको सिर्फ हम बुद्धिस्ट एलिमेंट के साथ अटैच करेंगे क्योंकि ये ऋग्वेदिक टाइम पीरियड से चले आ रहे थे, बट हाँ अशोका के टाइम पीरियड पे स्तूपास का मेनली यूज किया जाता था बुद्धिस्ट पर्पज से। देन बर्न्ड ब्रिक्स यूज की जाती थी फॉर अंडा। व्हाट इज अंडा, दिस इज दिस पार्ट, द सर्कुलर सेमी सर्कुलर पार्ट जो है इसे अंडा बोला जाता था। और वुड यूज किया जाता था फॉर तोरन्स के लिए, ठीक है। तोरन जो स्टार्टिंग का एंट्रेंस में बना होता था, रेलिंग्स वगैरह, उसके लिए वुड यूज किया जाता था। और बर्न्ड ब्रिक्स यूज की जाती थी दो जो हेमिस्फेरिकल शेप था उसको प्रोवाइड करने के लिए। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल्स भी साथ साथ में देने हैं स्तूपास के, तो जैसे सांची स्तूपा हो गया, सारनाथ स्तूपा हो गया, इन सारी जगहों के एग्जांपल दे करके हमको लिखने कि कहाँ कहाँ पे अलग अलग स्तूपास मिले हैं। और जैसे कि 84,000 स्तूपास कहा जाता है कि अशोका के टाइम पे रिकंस्ट्रक्ट कराए गए थे, ठीक है। कुछ रिकंस्ट्रक्ट हुए थे, कुछ न्यूली कंस्ट्रक्ट हुए थे। टोटल अराउंड 84,000 स्तूपास उस पीरियड में कंस्ट्रक्ट हुए थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड देन ऑब्वियसली स्तूपा का जो हमारा डायग्राम है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखिए ये जो लोअर पार्ट है ये हो गया हर्मिका, फिर है हमारा तोरन, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट इज कॉल्ड अंडा, जो ऊपर की सबसे जो टॉप स्पेस है उसको बोला जाता है छतरी, एंड दीज आर द स्टेयर्स लीडिंग टू द स्तूपा। अब देखिए मैं नहीं कह रही कि ये डायग्राम आप एज इट इज बनाइए, बट दिस इज द क्लोजेस्ट डायग्राम जो मुझे नियरली पॉसिबल लगता है आसानी से बनाने में, बिकॉज मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं। सो व्हाट आई ट्राई टू डू कि इन शेप्स को मैंने एक तरीके से एसोसिएट, आप देख रहे हैं कि जैसे ये वाला पार्ट है, ठीक है, और ये वाला पार्ट है, इसको मैंने एज इट इज यहाँ पे इसमें भी यूज किया हुआ है, ठीक है, कि इस तरीके से करके सी बना करके उसको कवर कर दिया है, सो दैट ये जो ऊपर का जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है ये उसको अच्छे से सिंबलाइज कर पाएगा,
ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे से एनिमल फिगर ड्रॉ कर पा रहे हैं, आई सीन लोगों की आंसर शीट जहाँ पे लोग डायरेक्टली जैसे कि लायन पिलर है, लायन एनिमल फिगर जो है उसको एज अ कैपिटल ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप और ज्यादा एनहांस्ड और बेटर डायग्राम बना सकते हैं। बट दिस इज फॉर दोस्त जिनका एक बेसिक है कि आप एक नीट डायग्राम प्रेजेंट करें जहाँ पे सारी चीजें अंडरस्टूड हों। ओके, तो इससे हमारा कोर्ट आर्ट वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट कम्स द फोक आर्ट। ठीक है, अब फोक आर्ट में सबसे पहले आ जाता है पॉटरी। तो कौन सी पॉटरी यूज की जाती थी? नदन ब्लैक पॉलिश वेयर, जिसको हम एनबीपीडब्ल्यू बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ये होती थी हाईली लस्ट्रस, ठीक है, बहुत ही ज्यादा चमक होती थी एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉटरी से माना जाता था। मोस्टली लग्जूरियस आइटम के लिए इनको यूज किया जाता था। ठीक है, जितने भी लग्जूरियस टाइप के आइटम होते थे उनको एकदम जैसे बोला जाता है ना, एकदम हाईएस्ट चमक और की फिनिश देने के लिए ये पॉटरी यूज की जाती थी। एंड स्कल्पचर्स में जब हम आ जाते हैं तो एनिमल कैपिटल जो है पिलर्स के, वो भी एग्जांपल है स्कल्पचर्स का। ठीक है, इंडिविजुअल स्कल्पचर्स, स्टोन्स यूज किए जाते थे विद शाइनी पॉलिश। एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप भी इन्हें यूज किया जाता था कि मतलब एक तो पिलर के ऊपर एनिमल कैपिटल में लग गए, फिर सेपरेटली भी उन्हें एज अ वर्शिप आइडल के तौर पे यूज किए जाते थे स्कल्पचर्स, और तीनों ही रिलीजन, ठीक है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म, तीनों में ही एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप इन्हें यूज किया जाता था। देन कम्स टेराकोटा आइडल्स। ठीक है, टेराकोटा आइडल्स जो थे उनको भी अलग अलग जगहों पे वर्शिप वगैरह के लिए भी यूज किया जाता था। अब टेराकोटा आइडल्स में सबसे ज्यादा जो हमें एग्जाम्पल्स मिलते हैं और एक्सकेवेशंस में जो हमारे पास फाइंडिंग्स हैं उसमें है बुद्धिस्ट रिलेटेड है ये। ठीक है, जटका टेल्स को डिस्क्राइब करते हुए हैं, इस बुद्धा से रिलेटेड छोटे छोटे जो डिफरेंट आइडल्स हैं वो टेराकोटा फिगरेंस के रूप में हमें मिलते हैं। इसके अलावा क्ले आइडल्स मिलते हैं फॉर फोक डिटीज, जो वहां के रीजनल फोक डिटीज थे जिसे यक्ष और यक्षिणी बोला जाता है, उनके क्ले आइडल्स भी मिले हैं स्कल्पचर फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स पुट कर सकते हैं हम, बिकॉज यहाँ पे देखिए स्टैच्यू ऑफ यक्षिणी हो जाता है एट दीदारगंज, देन स्टोन कैपिटल एट धौली, टेराकोटा डांसिंग गर्ल पटना में मिली है। तो इस तरीके के बहुत से एग्जाम्पल्स है, तो यहाँ पे आप रिच नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स इसमें डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म, कि बुद्धिज्म के साथ रिलेशन कैसा था। तो सबसे ज्यादा जो ये डेवलप हुआ रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म, ये मॉडर्न पीरियड में कब हुआ? एनहांस ड्यूरिंग द अशोकन पीरियड। ठीक है, अशोका के टाइम पे ही उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया और सारी चीजें मतलब आइडियोलॉजीज वगैरह डिसेमिनेट करना स्टार्ट करी। ठीक है, 84,000 स्तूपास, जैसे कि मैंने भी एग्जांपल दिया था। ठीक है, स्तूपास का जो पूरा पूरा कनेक्शन है वो हम शो कर सकते हैं रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म वाले में। देन रॉकेट केव्स भी बनाई जाती थी, मंक्स वगैरह के लिए बनाई जाती थी। देन प्रोपगेशन ऑफ आइडियोलॉजी, बुद्धिज्म आइडियोलॉजी यानी जो धम्म महामत्तास भी जो होते थे, या फिर जो धम्म घोषा जिसको प्रोपोगेट किया जाता था उसके लिए यूज किए जाते थे पिलर्स। आर्ट एंड आर्किटेक्चर का यूज होता था। टेराकोटा इमेजेस मिली है बुद्ध सिंबल से रिलेटेड। ठीक है, मिशनरीज भेजे गए हैं टू डिफरेंट ईस्टर्न एशियन कंट्रीज। एंड देन डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग सीट्स लाइक नालंदा, क्योंकि अशोकन टाइम पीरियड में या फिर मॉडर्न टाइम पीरियड में आर्ट एंड आर्किटेक्चर और लर्निंग जितनी सारी चीजें थी वो सब कहीं ना कहीं बुद्धिज्म से इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस थी, जिसकी वजह से एज अ प्राइमरी सोर्स उन्होंने प्रोवाइड किया, विच लेड टू द फर्दर क्रिएशन ऑफ डेवलपमेंटल सीट्स लाइक नालंदा एंड विक्रमशिला वगैरह, जो आगे के स्टेज में जाकर के डेवलप हुए। एंड डिफरेंट स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर्स आल्सो इमर्ज इन द लेटर स्टेज, जो कि हाईली बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस थे। तो बेसिक हम मान सकते हैं कि बेसिस जो था वो कहीं ना कहीं मॉडर्न पीरियड में इमर्ज होना स्टार्ट हुआ, जिसे बोलते हैं कि एक फाउंडेशन रखाया स्कल्पचरल आर्ट फॉर्म्स का, और उसके बाद धीरे धीरे जाकर के आगे वो डेवलप हुआ एज गांधारा स्कूल, मथुरा स्कूल। ठीक है, तो ये सारी चीजों में हम देख सकते हैं कि रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म किस तरीके से रहा। नाउ इम्पैक्ट ऑन बिहार, तो इम्पैक्ट ऑन बिहार क्या पड़ा? तो एक एग्जांपल हम दे सकते हैं कि जो नेम है बिहार, इट केम फ्रॉम बिहारास। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि बिहारास, बिहार में इतने ज्यादा बिहारास थे इसीलिए बिहार को बिहार नाम मिला। ठीक है, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था बिहार में, इट प्रोवाइडेड कंटिन्यूटी टू आर्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी मेंशन किया कि एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टैब्लिश हो गया था बिहार में, इस वजह से बहुत ही रिच लेवल पे आर्ट एंड कल्चर जो है वो डेवलप हो पाया। पटना बन गया एज अ मेजर सीट ऑफ लर्निंग बिकॉज ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज। स्कॉलर्स एंड आर्टिसंस जो थे अलग अलग जगह से विजिट करते थे बिहार में टू लर्न द टेक्निक्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियड। ठीक है, तो इस वजह से बिहार जो है वो कल्चरली बहुत ज्यादा रिच होता चला गया। ठीक है, देन बिहार बिकेम अ सेंटर ऑफ बुद्धिज्म एंड लेटर फॉर्मेशन ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला। तो ऑब्वियसली बात है कि इन्हीं सारी एक्टिविटीज की वजह से एक सेंटर ऑफ बुद्धिज्म बन गया। एंड इवन नाउ जो इम्पैक्ट पड़ा बिहार पे, कि आज भी बिहार अशोका टाइम पीरियड की जो जितनी चीजें थी आर्ट एंड आर्किटेक्चर थी उनकी वजह से जाना जाता है। टूरिज्म बिहार का उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि लोग आते हैं दूर दूर जगहों से देखने के लिए, रूइंस ऑफ नालंदा हो गया या फिर जितनी भी ये जो हमारी
एग्जाम्पल्स ऑफ स्कल्पचर्स हैं या फिर जो क्ले आइडल्स मिले हैं, जैसे कि स्टैचू ऑफ यक्षिनी है, ठीक है, दीदारगंज वाली, वो कहाँ पे है अभी, वो पटना म्यूजियम में उनको स्थापित करके रखा हुआ है। तो बहुत सारे लोग आते हैं उस चीज को देखने के लिए, विजिट करते हैं, ठीक है। पटना म्यूजियम को और भी ज्यादा एनहांस तरीके से बताया गया है, सो दैट कि जितना भी कल्चरल एंड आर्किटेक्चर था उस टाइम पीरियड का, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा सके। तो ये सारा इम्पैक्ट पड़ा ओवरऑल बिहार के ऊपर। नाउ कमिंग एट द कंक्लूजन कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर कंटिन्यू टू बी इनहैंस, कि इस टाइम पीरियड पे तो स्टार्ट हुआ, मॉडर्न टाइम पीरियड पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ और फिर वो उस टाइम से एनहांस होता चला गया। देन केम द पाला पीरियड, गुप्ता पीरियड, ये सारी चीजें आगे आते आते और इन चीजों को एनहांस करती चली गई। इट वॉज अ रिमार्केबल फेज इन हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर। एंड हम देख सकते हैं कि किस तरीके से नेशनल एम्बलम भी उसी चीज से जिसे बोलते हैं इंस्पायर्ड है। एंड इट इज ऑल्सो प्लेस्ड ऑन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, ठीक है। जो नेशनल एम्बलम है हमारा, वो किस तरीके से अशोकन पिलर्स के एनिमल कैपिटल फिगर से इंस्पायर्ड है। तो ये सारे एग्जांपल देकर के हम बहुत ही अच्छे तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। अब लास्टली मैं आपको बता दूं कि इसके लिए देखिए, मैंने रफली आपको काफी इन्फॉर्मेशन दे दी है और काफी एग्जांपल्स वगैरह के साथ भी मेंशन कर दिया। अब इसमें चीजें और कुछ एनहांस करनी हो या फिर नोट मेकिंग में कुछ और आपको लगते हैं एलिमेंट्स वगैरह ऐड करने के लिए, तो प्लीज एक बार cscjunction.com पे मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर करके आप सर्च कर सकते हैं, या फिर दृष्टि आईएएस के आपको 2 पार्ट में पीडीएफ मिल जाएंगे मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के, जिसमें बहुत ही डिटेल में ये जो सारी चीजें मैंने बताई हैं इसी तरीके से ब्रेक डाउन करके प्रेजेंट है। साथ ही साथ में एग्जांपल्स वगैरह भी फुली बहुत अच्छे से उसमें गिवन है, सो यू कैन इजीली मेक नोट्स, ठीक है। एक बार अगर आपको याद हो जाएगा ये सारे जो फीचर्स वगैरह थे, कोई कंफ्यूजन नहीं होता, एज इट इज आप बहुत अच्छे से आंसर में से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि 38 मार्कर पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए आपके पास इतनी सारी चीजें हैं, और यही इतनी सारी चीजें जो है, जो 8 मार्कर का भी पूछा जा रहा है सिंस 69th एंड 70th में, तो उसमें कुछ नहीं है। उसमें आपको बस एक एक लाइन का फीचर डिस्क्राइब करना है, जैसे कि आपने लिखा ना यहाँ पे कोर्ट आर्ट बताया है, ठीक है। तो आपने पैलेस के बारे में 2 लाइन लिखी, एग्जाम्पल दिया, ठीक है। उसके बाद पिलर्स के बारे में 2 लाइन लिखी, एग्जाम्पल दिया। कुछ नहीं करना है, बहुत इजीली जो इस जितने हमारे जो लॉन्ग टॉपिक्स है, जैसे कि पारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर है या मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, इनके शॉर्ट आंसर जब पूछे जाते हैं तो आपको लगता है कि हमारे पास कुछ जगह ही नहीं बची लिखने के लिए, बिकॉज वी हैव सो मच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। सो ठीक है, ट्राई टू मेक श्योर कि इसे 8 मार्कर के तरीके से भी आप लिख के देखेंगे। पहले तो हम नोट बना लेंगे, और इसके अलावा फिर आप अच्छे से इससे रिलेटेड कुछ भी आंसर राइटिंग क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छे से इसे डील कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम टॉपिक जो करेंगे वो होगा पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो कई बार इस तरीके का क्वेश्चन भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज बिटवीन मॉडर्न एंड पाला आर्किटेक्चर, तो उसे मैंने यहाँ टच नहीं किया, बिकॉज आफ्टर वी कंप्लीट द पाला टॉपिक तो फिर हम ज्यादा बेटर तरीके से दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। सो आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। बीच में एक दिन थोड़ा कल इशू आ गया था ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच, तो आई वाज नॉट एबल टू अपलोड द वीडियो, बट ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा आंसर राइटिंग ग्रुप हमारा चल रहा है, जहाँ पे पीयर इवैल्यूएशन होता है। तो आप एक आंसर सबमिट करेंगे और आप अपने फ्रेंड्स या जो भी दूसरे मेंबर्स है ग्रुप के, उनके 2 आंसर्स को इवैल्यूएट करेंगे। इस तरीके से क्या है कि आपको पता चलेगा कि आपके आंसर्स में कहाँ कमी है, और आप दूसरों के एग्जाम्पल्स या गिवन इन्फॉर्मेशन से अपने आंसर्स को और कितना ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो उसके लिए भी कुछ नहीं है, एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाता है एवरी ऑल्टरनेट डेज एंड 1 लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे कि अभी तक हमने हिस्ट्री का कर लिया है, एक शॉर्ट 8 लॉन्ग, एक हमने करंट अफेयर्स का कर लिया है, और आज हमने डाला है पॉलिटी का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए और आंसर्स इवैल्यूएट कराने के लिए आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल जो बिहार पीसीएस दीदी है उसे ज्वाइन करना होगा। वहां पे आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, यू जस्ट हैव टू फिल अप द गूगल फॉर्म, और फिर आपको चैनल रिक्वेस्ट को आपकी एक्सेप्ट कर ली जाएगी आफ्टर रिकन्फर्मिंग कि आपने गूगल फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है। तो जैसा होगा उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो, फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो और रीच आउट टू मी एट द ईमेल which is bpscdd@gmail.com। ओके, टिल देन अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखिए, एंड सी यू, टेक केयर, बाय।